लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या है। जैसे v1 है, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर, सो ऑन n वेक्टर, vn वेक्टर्स, यानी n वेक्टर्स गिवन है। और a1, a2, a3, सो ऑन n स्केलर्स गिवन है। अब जानते हैं कि किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वेक्टर मिलता है, यानी कि a1 v1 क्या होगा, एक वेक्टर होगा, a2 v2 क्या होगा, एक वेक्टर होगा। और किसी वेक्टर में किसी दूसरे वेक्टर को ऐड कर दिया जाए तो वेक्टर ही मिलता है, यानी a1 v1 प्लस a2 v2 क्या होगा, एक वेक्टर होगा। इसमें अगर a3 v3 को ऐड कर दें तभी का एक वेक्टर होगा। ठीक है, ऐसे ही सारे को ऐड कर दें हम, लास्ट में जाएगा an bn, यही क्या होगा, पूरा एक वेक्टर हो गया। मान लीजिए वेक्टर हो गया किसके, r के इक्वल हो गया, तो कहेंगे कि r क्या, व्हाट इज r, कहेंगे आपका कि r इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n वेक्टर्स v1 v2 v3 vn। ये जो n वेक्टर्स है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या मिला है, r मिला है। अब दिमाग में बात आ रही होगी कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों बोलते हैं। तो लीनियर वर्ड तब यूज किया जाता है जब क्या है, फर्स्ट डिग्री टर्म आते हैं। अब देख लीजिए भाई v1 v2 v3 जितने भी आप लिए हैं सबकी डिग्री क्या है, फर्स्ट है। कहीं v1 स्क्वायर तो दिख नहीं रहा, v2 स्क्वायर दिख नहीं रहा, क्यूब दिख नहीं रहा, सबकी डिग्री क्या है, फर्स्ट है, इसलिए कहीं लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n वेक्टर्स का मतलब समझ गए। अभी इसका यूज हम पढ़ेंगे, ठीक ना। लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है ये मीनिंग पहले क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, ये जब जान गए तो आपको आगे जान लीजिए पहले लीनियरली डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ जो वेक्टर दिया है r इज इक्वल टू a1 v1 a2 v2, भाई ऐसा है कि वेक्टर जो है इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है। मान लीजिए ये जो है, ये जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, इसको सबको ऐड किए तो इक्वल टू 0 आ गया, ऐड किए तो इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ गया। तो 0 दो तरीके से आ सकता है। एक तरीका हो सकता है कि जितने भी स्केलर्स हैं, a1 है, a2 है, a3 है, an है, सभी इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। सारे स्केलर्स को इक्वल टू 0 जब करें तभी ये 0 आए, अन्यथा 0 ना आ पाए। ठीक ना, तो कहेंगे कि v1 v2 v3 vn जो है वो क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। अभी एग्जांपल देंगे तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, अन्यथा ये कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है। अन्यथा कहने का मतलब क्या है कि a1 a2 a3 an जो है सबके सब 0 ना हो, कुछ इसमें नॉन 0 भी आ जाए, या सबके सब नॉन 0 आ जाए। ठीक है, सबके सब नॉन 0 है, फिर भी सम करने पे इक्वल 0 आ गया, क्या कहेंगे आपका, लीनियरली डिपेंडेंट। कुछ ही नॉन 0 आ जाए, है ना, तब भी क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, फिर से रिपीट कर देते हैं, इंडिपेंडेंट तब कहेंगे जब सबके सब क्या हो, 0 हो। सबके सब 0 ना हो तो कहेंगे डिपेंडेंट, सभी 0 हो तो कहेंगे इंडिपेंडेंट। समझ गए। अब एक एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं। जैसे आप आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीन जो यूनिट वेक्टर्स है स्टैंडर्ड, इसके बारे में आप जानते हैं है कि नहीं। अगर हम ऐसे लिखें कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या है, 0। ठीक, तो ये तभी 0 होंगे, आप जानते हैं। अब कई बार पढ़े हैं कि अगर ये इक्वल टू 0 है तो इंप्लाई दैट क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, जेड इज 0, यानी आई जे के कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 होंगे तभी होगा। क्योंकि यहाँ 0 का अर्थ हुआ कि 0 आई कैप
0 जे कैप 0 के कैप। आई के कोफिशिएंट का आई से, जे का जे से, के का के से, 0 0 हुआ। ऐसा क्यों होता है ये भी बताएंगे हम। अब ऐसे जनरली सिंपल आपका रिप्लाई होगा आपका कि आई कैप जे कैप और के कैप लिनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए सारे कोफिशिएंट जो है इक्वल टू 0 करने पड़ेंगे, है ना। प्रैक्टिकली इसको समझाएंगे अभी आपको हम, ठीक है। देखिए ज़्यादा पहले से देखिए, ए से वेक्टर है, ये वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक। ये मान लीजिए एक ऐसे वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ठीक। समझिए एक आपका इस तरीके से वेक्टर है, मान लीजिए सी वेक्टर है, ठीक। तीनों ही वेक्टर हम कह रहे हैं कि एक प्लेन में है, तीनों वेक्टर किसमें है, एक प्लेन में। देखिए जरा एक पॉइंट हमने ओ लिया, ओ से हमने ए को ड्रा कर दिया, ओ से हम बी को भी ड्रा कर देते हैं, है ना। ओ से ही हम क्या करते हैं, सी को भी ड्रा कर देते हैं, इसमें सी को भी हमने ओ से ड्रा कर दिया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब क्या है आपका, गौर करिएगा कि ए और बी को हम अगर ऐड करते हैं किसी पोर्शन को, सी को हमने ड्रा किया ऐसे है, सी के अपोजिट यहाँ वेक्टर ऐसे लेते हैं, यहां से ऐसे करते हैं, पैरेललोग्राम बनना है भाई। यहां से यहां तक ये मान लीजिए एम है, ये मान लीजिए क्या है आपका एन है, ठीक है। यहाँ ओ एम की हम बात करें, ओ एम तो ओ एम क्या है, एक एलांग है, तो ओ एम को हम लिख सकते हैं, ओ एम वेक्टर को लेमडा ए वेक्टर, ठीक है। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, इससे पैरेलल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओ एन को लिख सकते हैं मान लीजिए म्यू बी वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं, लेमडा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। ये जो है, ये जितनी लेंथ है इसके इक्वल मान लीजिए यहाँ तक आता है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसका अपोजिट है, ठीक है। तो दिस इज लेमडा ए प्लस म्यू बी इज इक्वल टू, है ना, मान लीजिए आपका डेल्टा सी है, ठीक है। इसको इधर अगला दें, क्या है, लेमडा ए प्लस म्यू बी माइनस डेल्टा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। सही है। जहां क्या देख रहे हैं आपका, यहाँ ए का कोफिशिएंट क्या है, लेमडा है, बी का क्या है, म्यू है, सी का क्या है, माइनस डेल्टा है। भाई माइनस डेल्टा को कुछ और मान सकते हैं, मान लीजिए क्या प्लस म्यू है, ऐसे आपका मान लीजिए। यहाँ देख रहे हैं कि लेमडा म्यू और न्यू ये क्या है आपका, नॉन जीरो नंबर्स है, लेकिन इनका सम करने पर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। देखिए लिनियरली डिपेंडेंट है। अब एक से यहाँ विशेषता आप देखेंगे, एक से दो वेक्टर को हमने ऐड किया, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो ये जो वेक्टर जो मिला, ये जो आपका म्यूचुअल, दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों पैरेलल मतलब क्या है, एक ही लाइन के पैरेलल है, एक ही लाइन के क्या होंगे, दोनों पैरेलल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी लास्ट में जो जोड़ते हैं, जब दो वेक्टर बचते हैं तो दोनों वेक्टर एक लाइन के पैरेलल हो जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं ज्योमेट्रिकली एक इस लाइन पर डिपेंड कर रहे हैं, लिनियर डिपेंडेंट हुआ। लेकिन आई जे के वाला कैसे देखिएगा, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। हम कहें कि एक्स आई कैप यानी इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर है, वाई जे कैप इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर है, यदि इनको ऐड किया, मान लीजिए एक्स आई कैप है, ये वाई जे कैप है, इनको हमने ऐड किया था, ये आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। भाई इसके अपोजिट में इसी प्लेन में लेकर ना, लेकिन यह जेड का जेड तो ऐसे ना है,
किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें इसके अपोजिट हो ही नहीं सकता, कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता। मतलब जोड़ेंगे जब भी आपका इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक वेक्टर हुआ, एक हम लास्ट में दो वेक्टर से बचेंगे, दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो ही नहीं सकते, यानी एक लाइन के पैरेलल हो ही नहीं सकते, इसलिए क्या होगा, कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, यानी एक लाइन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के केस में जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके या कोफिशिएंट जो भी वगैरह कोफिशिएंट हो अगर ऐड करते हैं इक्वल टू जीरो अगर होता है तो सारे कोफिशिएंट क्या होंगे, इक्वल टू जीरो होंगे। जैसे हम ऐसे लिखते हैं, हम मान लीजिए कि x1 v1 वेक्टर प्लस x2 v2 वेक्टर प्लस x3 v3 वेक्टर प्लस x4 v4 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। आइए हम बोलते हैं कि v1 v2 v3 v4 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर ये हम बोलते हैं तो क्या होगा, जो भी कोफिशिएंट है इक्वल जीरो है, x1 इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू x4 होगा। समझ बात को? अच्छा, दो वेक्टर के जगह कैसे दिखाते हैं आपको, दो वेक्टर, एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर एक बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तब हम कहें कि एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू जीरो। आप जरा सोच के बताइए, दोनों पैरेलल नहीं है, एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स भी जीरो होगा वाई भी जीरो होगा, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। क्यों? क्योंकि जब यहां से ऐसे लिखे हैं, अगर मान लो कि इक्वल जीरो ऐसे लिख दिया हमने, एक्स ए इज इक्वल क्या हो गया आपका माइनस वाई बी, तो ए इज इक्वल क्या हो गया माइनस वाई अपन एक्स बी, ठीक है। अब माइनस वाई अपन एक्स जो है क्या हो गया, एक मान लीजिए स्केलर क्वांटिटी होगी, मान लेमडा भी लिख दिया। ऐसे जब लिखते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, किसी का एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के टर्म रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों क्या होते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं। आपको पता है, पहले वीडियो लेक्चर में समझाए थे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कि पैरेलल ए और बी पैरेलल है, जब याद ए और बी पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो किसी भी से भी मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी स्केलर से क्या होगा, वेक्टर या तो इससे बड़ा है या वेक्टर तो इससे छोटा है, ये क्या वेक्टर या तो इससे बड़ा है या तो इससे छोटा है, इसका अपोजिट नहीं हो सकता, अपोजिट हो नहीं सकता, जोड़ने पर जीरो हो नहीं सकता, यानी एक लाइन है नहीं। अब हम बार बार क्या बोल रहे हैं आपका कि जब भी डिपेंडेंट वाला केस होगा तो वेक्टर को ऐड करते करते लास्ट में दो वेक्टर बचेंगे, तो दोनों क्या होंगे, एक ही लाइन के पैरेलल होंगे, और क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे का मतलब ये नहीं आपका कि डायरेक्शन से हो, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, तभी इक्वल टू जीरो होगा, तभी डिपेंडेंट होगा। जब एक ही लाइन के पैरेलल होंगे ही नहीं तो क्या होगा आपका, जीरो हो ही नहीं सकता, यानी क्या होंगे, जो कोफिशिएंट होंगे इक्वल जीरो करना पड़ेगा, यानी कौन सा केस हो जाएगा, डिपेंडेंट वाला केस हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब देखिए, तीन वेक्टर अगर दिए हुए हैं, अगर वो कोप्लेनर है, तीन वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, माने एक ही प्लेन में है। कोप्लेनर कब कहेंगे, जब तीनों वेक्टर का एक ही प्लेन में हो या एक ही प्लेन के पैरेलल, ठीक ना। एक ही प्लेन के पैरेलल बोलने पर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कैसा क्यों बोलने भाई, एक ही प्लेन में है नहीं, एक प्लेन के पैरेलल है तो फिर कैसे, क्योंकि यहाँ जो हम बात करते हैं फ्री वेक्टर की बात करते हैं। फ्री वेक्टर का मतलब होता है कि कोई वेक्टर आपका दिया हुआ है तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है हम बदल सकते हैं उसी के पैरेलल, जैसे यहाँ वेक्टर है ये वेक्टर है, तो इतना ही बड़ा वेक्टर इसी डायरेक्शन में हम यहाँ पर उठा के रख दें, रख दें तो फ्री वेक्टर हुआ, यानी यहाँ मान लीजिए इस पॉइंट पर लगा हुआ है ना, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को अगर बदल सकते हैं, फिक्स नहीं है तो कहेंगे क्या होगा, फ्री वेक्टर। अगर हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को फिक्स कर दें कि नहीं इसी पॉइंट से वेक्टर जाएगा तो उसको बोलेंगे लोकलाइज वेक्टर। लोकलाइज वेक्टर का क्या बोलेंगे, जब इनिशियल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, गिवन है, तब बोलेंगे कि यह लोकलाइज वेक्टर है, अन्यथा क्या है, फ्री वेक्टर है। तब फ्री वेक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे ये आपका ये बोर्ड हमारा एक प्लेन है, इस प्लेन में वेक्टर है तो आपका देख रहे हैं कि कोप्लेनर है, इस प्लेन के पहले यहाँ वेक्टर है, इसको यहाँ से उठा के इसमें प्लेन रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए बोला गया कोप्लेनर का डेफिनेशन आपका होता है कि वेक्टर्स लाई इन सेम प्लेन और पैरेलल टू द सेम प्लेन, देन द वेक्टर आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स।
देखिए ध्यान दीजिएगा, दो वेक्टर जो होगा हमेशा कोप्लेनर होगा, क्योंकि दोनों के एक पॉइंट से पास करा देंगे, एक पॉइंट से दो वेक्टर पास कराएंगे तो क्या होगा, उससे होकर के प्लेन पास करेगा। लेकिन दो लाइन की अगर बात करें तो दो लाइन हमेशा कोप्लेनर नहीं होती हैं। दो लाइन हमेशा कोप्लेनर तभी होंगी या तो पैरेलल हो या तो एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, तभी आपका कोप्लेनर होंगी, अन्यथा कोप्लेनर नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए वेक्टर के केस में बोला जाता है कि थ्री वेक्टर्स आर मोर देन थ्री वेक्टर्स लाई इन ए प्लेन और पैरेलल टू ए प्लेन, देन द वेक्टर्स आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। तीन की बात करते हैं, तीन या तीन से ज्यादा। लाइन में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि दो में ही केस देखना पड़ जाएगा कि दूसरा इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं। सही है, तो तीन वेक्टर अगर दिए हुए हों, ये ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ये आपका सी वेक्टर अगर है तो क्या हो जाएगा आपका, इस तरह का केस बन जाएगा, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, माने एक्स वाई जेड इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, कोई एलिमेंट मिल सकता है, ऐड करने में क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जबकि एक्स वाई जेड क्या हो, नॉन जीरो हो। मतलब क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। यानी तीन वेक्टर अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट बोले हैं, ठीक है, तो क्या होंगे, वो कोप्लेनर होंगे। एक और बात, बड़ा बात बताते हैं आपको, जैसे कि यहाँ देखिए कि एक्स ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई बी माइनस जेड सी। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स चूंकि नॉन जीरो है तो माइनस वाई अपान एक्स बी माइनस जेड अपान एक्स सी, यानी लिख सकते हैं ऐसे, इसको माने लेमडा बी प्लस म्यू सी। ठीक है, यानी ये हम कह सकते हैं कि एक वेक्टर को बाकी दो के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से बी वेक्टर को भी लिख सकते हैं लेमडा ए प्लस म्यू सी। मतलब ये कहने का अर्थ हमारा हुआ कि अगर तीन वेक्टर अगर दिए हुए हैं, अगर तीनों कोप्लेनर हैं तो किसी एक वेक्टर को बाकी दो के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका दो वेक्टर दिए हुए हों और दोनों अगर पैरेलल हैं, यानी कोलिनियर कह सकते हैं, तो एक को दूसरे के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ए इक्वल लैम्डा बी, तो दोनों क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल यानी आपका क्या है, कह सकते हैं लीनियरली डिपेंडेंट है। दो वेक्टर, दोनों वेक्टर जो है ये जब एक को दूसरे पर डिपेंड कर सकते हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसे ही तीन वेक्टर की बात हो रही है ना। अब एक बार इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आते हैं कि चार पॉइंट अगर है, कैसा चार है, ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट है, यहाँ डी पॉइंट है, चार पॉइंट है। इसका मान लीजिए पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर आपका बी है, इसका पोजीशन वेक्टर सी है, इसका पोजीशन वेक्टर आपका डी है। ठीक है, चारों पॉइंट क्या है, एक ही प्लेन में है। तीन पॉइंट से तो हमेशा एक प्लेन होगा ही होगा, ठीक ना। चार पॉइंट प्लेन में होगा कोई जरूरी नहीं है, चार या चार से ज्यादा पॉइंट एक प्लेन में होंगे तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर पॉइंट्स। हम चार पॉइंट के कंडीशन में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ केस ऐसे बनेगा आपका, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस टी डी इज इक्वल टू जीरो सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये अगर ऐसा है, ऐसा होने का मतलब क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। डिपेंडेंट के बाद आपका ये केस होना, यानी सारे कोफिशिएंट क्या हो, जीरो हो, तब कहेंगे चारों पॉइंट जो है क्या है, कोप्लेनर है। इसको प्रूव करके दिखा देते हैं कैसे। ये सब ऐसे कर दिए, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, तीन वेक्टर हमें मिल गए। अब तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, तो ए बी सी डी एक प्लेन में है, तो तीनों कोप्लेनर हैं। तभी अभी प्रूव किए थे, कोप्लेनर है क्या होंगे, लीनियर डिपेंडेंट होंगे। ऐसे हो सकता है आपका लैम्डा ए बी प्लस म्यू ए सी प्लस म्यू ए डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा ए बी मीन्स क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, पोजिशन वेक्टर बी माइनस पोजिशन वेक्टर भाई म्यू सी माइनस ए म्यू डी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। ए एक साथ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा माइनस म्यू इंटू ए प्लस लेमडा बी प्लस म्यू सी प्लस म्यू डी। ठीक है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो ए बी सी डी के जो कोफिशिएंट है क्या है, ये माइनस लेमडा माइनस म्यू। इसका फंक्शन क्या है, लेमडा है, इसका फंक्शन क्या है, म्यू है, इसका फंक्शन क्या है, जीरो है। यानी ए बी सी डी के कोफिशिएंट का सम क्या है, जीरो। यही तो यहाँ पे लिख रहे हैं,
ए बी एक वेक्टर का बेटा है 0, मतलब इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, इसको t मान लिया, समझिए। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन वाली बात आपको समझ आ गई, उसका यूज भी आपने देख लिया, ठीक ना। अब आपको हम बताएंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, है ना। प्रोडक्ट आप जानते हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, स्केलर इंटू स्केलर क्या होता है, स्केलर होता है, स्केलर इंटू स्केलर स्केलर होता है। 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 स्केलर है, 2 भी स्केलर है, 3 भी स्केलर है, 6 भी स्केलर है। स्केलर इंटू वेक्टर अभी देखे भी हैं आप, स्केलर को वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है आपका, वेक्टर हो जाता है। लेकिन वेक्टर इंटू वेक्टर, तो वेक्टर इंटू वेक्टर करने पर क्या होता है, तो वेक्टर इंटू वेक्टर करने पर आपका स्केलर क्वांटिटी भी आती है और वेक्टर क्वांटिटी भी आती है। यदि स्केलर को स्केलर से हम यदि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर स्केलर क्वांटिटी आती है तो उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। या डॉट प्रोडक्ट। और जो आपका वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर अगर वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। किसी को वेक्टर प्रोडक्ट यहां लिख देते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ जो जैसे वेक्टर है आपका, तो यहाँ डॉट से रिमाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई करने से ए डॉट बी, यहाँ लिखते हैं ऐसे ए क्रॉस बी। डिफाइन कैसे होता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा ईटा कैप। ईटा लीजिए चाहे एन लीजिए, यहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, यहाँ भी एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ जो यूनिट वेक्टर है ईटा का, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी। जैसे ए वेक्टर यहाँ है और बी वेक्टर यहाँ है, दोनों ही इस प्लेन में है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर। तब ध्यान देंगे कि परपेंडिकुलर 2 डायरेक्शन हो जाए, एक बाहर निकलते हुए, एक अंदर जाते हुए, तो डायरेक्शन कौन सा है। तो ये देखना है कि a इंटू बी जब करेंगे, ध्यान दीजिएगा a इंटू बी, मतलब यहाँ क्या है आपका, जैसे एक पॉइंट से हम a ड्रा कर दिए, इसी पॉइंट से हमने b ड्रा कर दिया, तो a इंटू बी यानी a से b की तरफ जाएंगे ऐसे, तो कौन सा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज किसी स्क्रू को घुमाते हैं आप तो क्या होगा, खुलेगा, क्या होगा, खुलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक है, क्या होगा, बाहर की ओर। या इसको राइट हैंड थंब रूल, जैसे देखिए ऐसे, ध्यान दीजिए, देखिए इस तरह से हम किए, उंगली को मोड़ है किधर, कर्ल कर रहे हैं, कलम में मोड़ना, बी की तरफ मोड़ना है। अंगूठे का जो डायरेक्शन होगा वो होगा, आपका डायरेक्शन बताएगा ए क्लास बी का डायरेक्शन बताएगा, ए क्लास बी का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अब बी क्लास ए अगर करेंगे तो भाई ऐसे, बी क्लास ए करना है तो बी सी ए की तरफ, तो भाई सीधी सी बात है, बी से एक तरफ ऐसे, अंगूठा इधर रहेगा तो ना, ऐसे ऐसे मुड़ेंगे आपका, तो अंतर क्या होगा। ठीक, अब यहाँ से कुछ रिजल्ट आपके बनेंगे, यहाँ से डॉट से, आई डॉट आई अगर करते हैं भाई, ए डॉट बी बनेगा ए बी मतलब ए मीन्स माड है, तो माड आई माड आई माड आई माड आई कास का हो जाएगा 0, आई आई कहेंगे 0, तो क्या हो जाएगा, ये 1 ये भी 1 ये भी 1 हो जाएगा। तो निष्कर्ष हमारा निकला यहाँ से कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। लेकिन यही अगर करते हैं हम आई डॉट जे तो हो जाएगा मॉड आई मॉड जे cos 90, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल क्या है, तो 90 है, 90 का 0 होती है। यानी निष्कर्ष निकला हमारा कि आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से भी और निष्कर्ष निकला कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। यानी एक रिजल्ट ऐसे लिख सकते हैं
इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन ए इज परपेंडिकुलर टू बी। एक रिजल्ट मिला। ठीक है, अब थोड़ा क्रॉस पे चलते हैं भाई। आई क्रॉस आई अगर करते हैं तो क्या होगा, मॉड आई साइन 0 इनका, तो साइन 0 जीरो होती है, नहीं 0 हो जाएगी। इनका क्या होगा, सर निकला आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। लेकिन यही अगर करते हैं आई क्रॉस जे, अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस है। एक्स से आई क्रॉस जे, यानी आई से जे की ओर जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, पेंच क्या होगा, खुलेगा, ये डायरेक्शन होगा। माने परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन मतलब क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा मॉड आई मॉड जे साइन 90 यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर यानी क्या हो जाएगा, के। ये 1 1 1 ये हो जाएगा के, यानी के माने आई क्रॉस जे इक्वल क्या हो जाएगा, के। अब इसे अब देखिए, अब मान लीजिए जे क्रॉस के करें, जे क्रॉस आई करें, जे क्रॉस आई में इधर से उल्टा हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, यानी चीज और यहाँ से निष्कर्ष निकल जाएगा कि ए क्रॉस बी करेंगे तो इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस, उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, और ये याद करने का तरीका होगा ऐसे कि एक सर्किल बना दीजिए, लीजिए आपका आई, लीजिए आपका जे, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो आई जे, आई क्रॉस जे, आई और जे लेंगे तो के, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के करेंगे तो आई, के क्रॉस आई करेंगे तो जे। उल्टा बढ़ाएंगे, मान लीजिए एरो जो बनाए हैं इसके उल्टा बढ़ाएंगे, आई क्रॉस के तो कहेंगे माइनस जे, माइनस लगा दीजिए, के क्रॉस जे तो कहेंगे माइनस आई, और जे क्रॉस आई तो कहेंगे माइनस के। ठीक, चलिए आज देखिए, अब जो महत्वपूर्ण बातें समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि a इज इक्वल टू है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक है, किसी भी वेक्टर को आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम दिखा भी देंगे कैसे बन कर सकते हैं। ठीक ना, b इज इक्वल टू है b1 आई कैप, b2 जे कैप और b3 के कैप। ठीक है, तो अगर a डॉट b अगर करना है भाई, जैसे सामान्य मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a1 आई से इसमें करेंगे तो क्या होगा, a1 b1 आई डॉट आई, आई डॉट i1। अभी देखिए इसमें करेंगे तो a1 b2 का आई डॉट जे हो जाएगा क्या, 0, लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे आई वाले को आई वाले से करिए, जे को जे से, के उनका a1 b1 a2 b2 तो क्या हो जाएगा, a3 b3। ठीक है, आराम से कर लेंगे। अब यहाँ अब यही a क्रॉस b अगर करना होगा है ना, तो क्या होगा, इसका इसके साथ करेंगे तो a1 b1 आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा। यहाँ करेंगे a1 b2 आई क्रॉस जे तो k हो जाएगा, a1 b3 आई क्रॉस के तो क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। सर्किल पे देख लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी का एक आसान तरीका बनाया गया ऐसे, डिटरमिनेंट का फॉर्म है, ऑटोमेटिक वही आ जाता है। फर्स्ट रो में लिख दीजिए आई जे के, सेकंड रो में लिखिए ए वेक्टर ए का कंपोनेंट a1 b a2 a3 का इसका कंपोनेंट बोलेंगे x y z के अलावा, तो लिख देंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3। ऑटोमेटिक इसको तोड़ेंगे तो उसी के इक्वल आता है। ठीक है, अब इसी का हम बताते हैं आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जब जान जाएंगे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए कैसे दिखाते हैं आपको। देखिएगा, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स लगा F, थीटा एंगल पर लगा, यह जो है O से चला आया कहाँ पर, A पर आ गया, डिस्प्लेस होकर कहाँ गया, A पर आ गया। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे ये इसको कहेंगे आपका OA जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको कर दिए D वेक्टर।
क्या कहते हैं आपका डी वेक्टर। अब देखें कि एफ जो है, एफ का अगर हम कंपोनेंट अगर लेते हैं तो दो कंपोनेंट आपका हुआ, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ओ ए वेक्टर, वहाँ डिस्प्लेसमेंट डी, समझिए एम है, जरा कंपोनेंट समझिएगा, ये एम है, ऐसे समझिएगा कि ओ एम वेक्टर और ओ एन वेक्टर दो वेक्टर हैं, ठीक है। यहाँ से एक रेक्टेंगल बन गया, 90 डिग्री खींचे रेक्टेंगल बन गया। एडिशन का पैरेललोग्राम रूल, एडिशन का पैरेललोग्राम रूल, ठीक है। ठीक है, ओ एम वेक्टर और ओ एन वेक्टर का सम जो है क्या होगा, एफ वेक्टर होगा। ओ एम और ओ एन इनको क्या बोलेंगे आपका, एफ का कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है वर्टिकल कंपोनेंट। भाई ओ एम की वैल्यू क्या होगी, एफ cos थीटा होगी, आइस की वैल्यू क्या होगी आपकी, एफ sin थीटा होगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। कैसे, यह ट्राइंगल लीजिए, इस ट्राइंगल में हम बोलेंगे cos थीटा, बताइए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी एफ, इसकी लेंथ क्या है, एफ है। ओ एम इक्वल टू एफ cos थीटा, ऐसे ही आपका sin थीटा ले लेंगे इसी में, तो क्या हो जाएगा आपका, ये दिस मतलब क्या होगा आपका, ये लेंथ, दिस अपॉन क्या हो जाएगा, दिस इज एफ sin थीटा, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि आपका डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या है, एफ cos थीटा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एफ cos थीटा है। इसलिए जो वर्क डन हुआ, वर्क डन क्या हुआ आपका, एफ cos थीटा इंटू डी हुआ, यह क्या लिख देंगे, एफ डी cos थीटा। मतलब जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखेंगे उस डायरेक्शन में कितना फोर्स कार्य कर रहा था। या ऐसे करते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ध्यान दीजिए, यहां से डाल दिए परपेंडिकुलर, जैसे परपेंडिकुलर डाले थे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दीजिए आपका। अब यहां देखेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, मान लीजिए आपका ये पी है, ओपी के बराबर हुआ, ठीक है। तो इसमें आप देखें आपका ओपी इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो डी ओ ए cos थीटा यानी डी cos थीटा, यानी एफ के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या बोलेंगे, डी cos थीटा हुआ, क्या हुआ, डी cos थीटा। बात समझ आ रही होगी। यहां से भी क्या हो जाएगा, इनटू डी cos थीटा। मतलब वर्क डन जो निकालना है वो क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कितना फोर्स लगा उसका मल्टीप्लिकेशन, डिस्प्लेसमेंट और उसका प्रोडक्ट, या फोर्स के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स और उसका प्रोडक्ट, ठीक है। किसी भी तरीके से करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, वर्क डन निकलेगा। दूसरी बात, एक फिजिक्स की बात बता दें आपको कि कोई अगर फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर, अगर उस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि डिस्प्लेसमेंट होता है तो कहेंगे कि वर्क डन नहीं हुआ। वर्क डन जो है फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, अगर है तो वर्क डन कहेंगे कि जीरो है, या डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो वर्क डन कहेंगे जीरो है, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर के अलावा और किसी भी डायरेक्शन में यदि डिस्प्लेसमेंट होता है तो बोलेंगे कि वर्क डन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप एफ डी cos थीटा, तो इसी को हम लिख देंगे क्या आपका, एफ डॉट डी, जैसे बना ए डॉट बी इक्वल का हुआ ए cos थीटा, ठीक है। तो दिक्कत, यानी वर्क डन में साफ साफ देख डॉट प्रोडक्ट का जो है रोल, या ये भी समझ सकते हैं आपका कि वर्क डन को देखते हुए डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट समझ में आया। भाई यहाँ देख रहे हैं कि एफ जो है वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनका हमने प्रोडक्ट किया तो क्या हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी आ गई। इक्वल किसके हुई आपकी, एफ डी cos थीटा के इक्वल हुई। ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से कंसेप्ट मिल गया आपका, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। ठीक उसी तरीके से आपका जब किसी फोर्स का मोमेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मोमेंट, मतलब समझिए हमारे ये कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी को यहाँ पर ओ पर जो है फिक्स कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ एक जो है आपका इस डायरेक्शन में एक आपका फोर्स लगा, ये पॉइंट आपका ए, ये पॉइंट ए है। अब अगर आप फिजिक्स नहीं भी जानते हैं, मैथ नहीं भी जानते हैं, तब भी आपसे पूछा जाए इस फोर्स का यहाँ कार्य क्या होगा, तब देखिए जैसे ये डस्टर है, डस्टर को हमने यहाँ पकड़ लिया, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, तो फोर्स क्या करेगा, इस पॉइंट के ओर इसको घुमाने का प्रयास करेगा,
टेंडेंसी क्या हुई, रोटेट करने की। तो रोटेशन की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं मोमेंट, मोमेंट ऑफ द फोर्स, या बोलेंगे टार्क ऑफ द फोर्स। टेंडेंसी ऑफ रोटेशन क्या है, ठीक है। तो ये भी, यहाँ भी आप फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, मैथ नहीं पढ़े हैं, तभी आपसे पूछा जाए कि टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। तो टाउ क्या होगा, टाउ प्रोपोर्शनल टू बोल देंगे फोर्स के। क्यों बोल देंगे, भाई फोर्स जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा घुमाने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। दूसरी बात आप देखेंगे, जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे दरवाजा है, दरवाजे के पास आप खड़े हो जाइए, तो दरवाजे का जो हैंडल होता है दरवाजा खोलने वाला, वो क्या होता है, उसके अपने कब्जे से दूर लगाया जाता है। कि दूर लगाया तो कम फोर्स लगाएंगे तो क्या करेंगे, दरवाजा घुमा देंगे, खोल देगा दरवाजा, है ना। ये प्रैक्टिकल के देखिएगा, यही आप देखिएगा दरवाजा खोलते समय, अगर दरवाजा खोलने के लिए अगर धक्का देना में खींचना हो, अगर कब्जे के नजदीक अगर धक्का देंगे तो क्या होगा, देखिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और यदि कब्जे के पास जहां से घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, और वहां अगर फोर्स लगाते हैं तो चाहे जितना भी फोर्स लगा दीजिए दरवाजा घूम नहीं सकता है। दरवाजा उखड़ जाएगा वो ठीक है, लेकिन घूमेगा नहीं, चाहे हाथी को लगा दीजिए, ठीक है। मतलब घुमाने के लिए क्या देख रहे हैं आपका, जो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, वो लाइन ऑफ एक्शन का जो डिस्टेंस होगा कहां से, जिसके अबाउट घूम रहा है, यानी उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा का ज्यादा होना चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा। ज्यादा होगा तो आपका मतलब ये हुआ कि यहां से क्या करिए, यहां से परपेंडिकुलर डालिए, इससे 90 डिग्री यहां से ठीक से डालिए, ये वाले पी है। तो जितना ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस में निर्भर करेगा, मतलब क्या होगा, टाउ जो होगा प्रोपोर्शनल क्या होगा, पी के होगा। टाउ जो होगा प्रोपोर्शनल क्या होगा, एफ पी का हो जाएगा। टाउ इज इक्वल क्या हो जाएगा, लैम्डा एफ पी हो जाएगा। प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो मिलेगा आपका लैम्डा इक्वल 1 हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ए जो है जिस पॉइंट पर लगा हुआ फोर्स, मान लीजिए ये जो है इसका पोजीशन वेक्टर आर, यानी ओ ए इज इक्वल टू क्या है आपका आर, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि एफ और आर के बीच का एंगल थीटा है, एंगल थीटा है। तो थीटा मतलब ये नहीं, ये एंगल कैसे लेते हैं आपका, जिस पॉइंट से मिल रहा है, इस पॉइंट से ये बाहर निकल रहा है, ये इधर आ रहा है, जैसे ना इसको भी बाहर निकलते हुए दिखा दे, ऐसे ये आर, और वेक्टर अपने लाइन ऑफ एक्शन कहीं भी लगा सकते हैं, तो क्या होगा आपका, ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180। जब भी एंगल लिखिएगा ध्यान दीजिएगा हमेशा, तो उस पॉइंट से या तो बाहर निकलते हुए हो या उस पॉइंट की ओर, उस पॉइंट को पहुंचते हुए हो, समझ लो तब, ठीक है। जैसे देखिए यहां से देखिए आपका, अगर इसी फोर्स को इधर से दिखा देंगे तो कहेंगे यहां से इधर जा रहा है, यहाँ पर यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये एंगल देखिए, ये थीटा दे थीटा ही ऑटोमेटिक। यानी जिस पॉइंट पर दोनों वेक्टर मिल रहे हैं, उस पॉइंट से दोनों क्या हो, बाहर निकल रहे हो या उस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। ये नहीं कि एक पॉइंट से बाहर निकाला एक पॉइंट की तरफ आ रहा है, तब नहीं, तब एंगल दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको कहेंगे ये एंगल है, ये क्या हो गया 180 माइनस थीटा। अभी से ट्रायंगल में आप देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी पी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगा आर, साइन 180 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, पी इक्वल क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा आपका एफ इंटू आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से कंसेप्ट ध्यान दीजिए आपका, यह रोटेशन कैसे करेगा आपका, आर से एफ की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको इमेज करेंगे ऐसे आर क्रॉस, यानी यहां से कंसेप्ट आपका मिलेगा आपका मॉडुलस वैल्यू है, क्या है। अब इसका डायरेक्शन की बात अगर करें, ये अब मॉडुलस वैल्यू हो गई, लेकिन डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। आर क्रॉस एफ बराबर क्या ले लेंगे आपका आर एफ साइन थीटा, डायरेक्शन एन का मतलब क्या है, ऐसे जब घुमाएंगे तो क्या होगा, रोटेट करेंगे तो क्या होगा आपका, पेंच कर खोलें ऐसे घुमाएं बाहर निकलेगा, ये डायरेक्शन आपका हो जाएगा। यहां से कंसेप्ट मिला किसका, किसका कंसेप्ट मिला, क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट मिला, ठीक है। कोई दिक्कत, अच्छा एक आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहां बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर, यहां कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए यहां क्यू पॉइंट है, वो क्यू ले लीजिए, ठीक है। अगर हम ये निकालें कि ओ क्यू क्रॉस एफ
तो क्या निकलेगा, ध्यान दे, OQ क्रॉस एफ, ठीक है, OQ क्रॉस एफ। तो OQ को लिख सकते हैं, OQ को OA प्लस AQ, OA प्लस AQ क्रॉस एफ। OA क्या है, R है, R प्लस AQ क्रॉस एफ। R क्रॉस एफ प्लस AQ क्रॉस एफ। AQ डायरेक्शन, AQ और F का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी इक्वल क्या हो जाएगा, R क्रॉस एफ। ठीक है, तब देखें कहीं भी पॉइंट लेना है आपका तो उसके साथ F का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो R क्रॉस F ही होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, समझ गए।